हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह आज हम लोग 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के करेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सभी प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित होते हैं। जिस तरह के यूपीपीसीएल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अपना स्कोर भी बताइएगा 50 में से कितना स्कोर करते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं 50 में से। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, In each of following questions, choose the word which can be substituted for the given phrase or sentence। तो यहाँ पे फ्रेज दिया गया है, इसके लिए एक वर्ड आपको बताना है। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का जो ग्रुप होता है उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है नेल। नेल मतलब होता है घंटे की ध्वनि, घंटे की ध्वनि। और ख़ास तौर से ये जो घंटे की ध्वनि होगी शोक सूचक होगी, यानी कि किसी शोक की स्थिति के समय घंटा बजा करके लोगों को सूचित किया जाएगा, तो उस घंटे की ध्वनि को क्या कहेंगे? नेल कहेंगे। ठीक है, तो शोक सूचक घंटे की ध्वनि उसको क्या कहते हैं? नेल कहते हैं। तो ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। आर्काइव मतलब संग्रहालय होता है, तो ये भी नहीं होगा। और ये है ऑनवी, इसको ऑनवी पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है विरक्ति, विरक्ति या ग्लानि, जिसको उदासी कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। बेवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेवी। बेवी मतलब जो है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये महिलाओं का समूह या लड़कियों का समूह। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडेड बाई वंस सेंस ऑफ ड्यूटी। गाइडेड बाई वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, इसके लिए एक वर्ड बताना है। इसका मतलब हो जाएगा कर्तव्य की भावना से निर्देशित, कर्तव्य की भावना से निर्देशित। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कंसाइंसियस। कंसाइंसियस मीनिंग होता है कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कंसाइंसियस। बाकी इसके अलावा दिया गया है गैगल। तो गैगल का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना, इसका मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। और यहाँ पे दिया गया है एमनीसिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मृति लोप, स्मृति लोप यानी भूलने की बीमारी। और यहाँ पे दिया गया है सरकमवेंट। सरकमवेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना या दरकिनार, दरकिनार करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंसाइंसियस। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, यानी कि किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस यानी बाधा से मुक्त। तो इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? वायलेंट, इसका मतलब तो होता है हिंसक, और ये नहीं होगा। एजिटेटेड मतलब क्या होता है? उत्तेजित, तो ये भी नहीं होगा। क्योटिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अराजक। और यहाँ पे ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है? शांति, और ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रैंक्विल। फिर अगला है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेंड इन ए रिंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑन ग्रेव। तो दोस्तों, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की व्यवस्था जो कि फास्टेंड मतलब बांधी गई है, इन ए रिंग, एक रिंग में बांधी गई है, यूज फॉर लेइंग ऑन ग्रेव, जो कि बिछाई जानी है किस पर? ग्रेव यानी कि कब्र पर। तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? मतलब कब्र पर बिछाने के लिए रिंग में बंधे हुई फूलों की व्यवस्था। तो उसके लिए जो है क्या होगा जाएगा राइट आंसर? ब्रायर। ब्रायर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब होता है जंगली गुलाब, तो ये नहीं होगा। प्रिकल मतलब क्या होता है? कांटा। और ये दिया गया है रीथ, रीथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुष्पांजलि।
पुष्पांजलि या पुष्पहार, फूलों का हार टाइप का। और स्प्लिंट मतलब क्या होता है? तो दोस्तों स्प्लिंट मतलब होता है पट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है किसकी स्पेलिंग नहीं सही है। तो पहला दिया गया है इग्नोमीनियस। इग्नोमीनियस इसका मतलब होता है शर्मनाक, शर्मनाक या निंदनीय, और इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है? रोशनी या प्रकाश, और यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है। फिर दिया गया है इनक्विटस, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, इनिक्विटस होता है। इसकी स्पेलिंग होती है ENIQUITOUS। ठीक है, इनिक्विटस, जिसका मतलब क्या होता है? अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण या अन्यायी। और इमीडिएटली की स्पेलिंग सही है, जिसका मतलब होता है तुरंत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अगला है, अब आपको यहाँ पे भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पे दिया है परपेचुटी, परपेचुटी, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है और इसका मीनिंग होता है अनंत काल, अनंत काल या नित्यता। और फिर अगला ऑप्शन है प्रीफरेंशियल। प्रेफरेंशियल मतलब अधिमान्य होता है, जिसको ज़्यादा मान्यता दी जाए, अधिमान्य। तो प्रेफरेंशियल मतलब अधिमान्य हो जाता है। और यहाँ पे दिया गया है प्रीडिसेसर, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। प्रीडिसेसर यहाँ पे SSOR होना चाहिए था, इसको अलग लिख देता हूँ, प्री से, और यहाँ पे SSOR होगा, प्रीडिसेसर, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले रहा हो। और यहाँ पे दिया है परक्यूसिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टकराता हुआ। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिया गया है वर्ड आपको इनर्शिया, जिसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम आपको यहाँ पे बताना है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जड़त्व। इनर्शिया मतलब जड़त्व होता है और इसका मीनिंग निष्क्रियता भी होता है। तो यहाँ पे दिया गया है फीबल। फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर। और रिपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीछे हटाना, पीछे हटाना, या इसका एक मीनिंग होता है प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना। एनर्जी, एनर्जी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निष्क्रियता यानी कि कोई एनर्जी नहीं है, और एनर्जी जो है यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी जो है पीस मतलब सभी को पता है, शांति। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है न्यूसेंस। न्यूसेंस का क्या बताना है? अपोजिट। न्यूसेंस मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है उपद्रव, उपद्रव या चिढ़, या जो है दुखदाई वस्तु। कोई दुखदाई वस्तु है उसके लिए भी क्या कहेंगे? न्यूसेंस। तो अब आप इसका अपोजिट बताइए क्या होगा। डिस्पर्स मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना या बिखेरना, फैलाना या बिखेरना, और ये यहाँ पे नहीं हो सकता। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, सामना करना, ये भी नहीं होगा। बोल्ड मतलब बहादुर, और ये भी यहाँ नहीं होगा। प्लेजर मतलब आनंद। तो न्यूसेंस मतलब दुखदाई वस्तु और प्लेजर मतलब आनंद। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि सबसे सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है आवर नेशंस डैश इनटू अनदर कंट्रीज वार कुड पुल अस इनटू द क्राइसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर नेशंस, यहाँ पे क्या होगा? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। तो अगर इसको फिल करते हैं आवर नेशंस इंटरवेंशन, यानी हमारे देश का
हस्तक्षेप इनटू अनदर कंट्रीज वार, दूसरे देश के युद्ध में हमारे देश का हस्तक्षेप कुड पुल अस, हमें खींच सकता है, इनटू द क्राइसिस, हमें क्राइसिस में खींच सकता है, ठीक है, यानी कि संकट में खींच सकता है। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर हो सकता है। अवर नेशंस इंटरवेंशन इनटू अनदर कंट्रीज वार कुड पुल अस इनटू द क्राइसिस, यानी हमारे देश का जो दूसरे देशों के युद्ध में हस्तक्षेप है वो हमें संकट में डाल सकता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे एप्रोप्रिएट होगा। बाकी इंटेंशन मतलब इरादा होता है, परफेक्शन पूर्णता, और इन्वेंशन आविष्कार, तो इसमें से कोई वर्ड आप नहीं फिल कर पाएंगे यहाँ पे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए फिटनेस, फिर दिया गया डैश, दीप्ति इज ऑलवेज प्रीचिंग टू हर फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग आउट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंथ्यूज, एंथुजियास्ट, एंथुजियास्टिक और एंथुजियास्टिकली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ज़रूरत है एज ए फिटनेस, यहाँ पे नाउन की जरूरत है और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी एंथुजियास्ट। एज ए फिटनेस एंथुजियास्ट दीप्ति इज ऑलवेज प्रीचिंग टू हर फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग आउट। एंथुजियास्ट मतलब उत्साही, फिटनेस उत्साही के रूप में दीप्ति जो है क्या है, दीप्ति इज ऑलवेज प्रीचिंग, वो हमेशा उपदेश देती रहती है, टू हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग आउट, यानी कि जो वर्कआउट है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जो है उपदेश देती रहती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है, डू यू डैश ओन ए कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डू यू चांस, चांसेस, परचांस या बाई चांसेस। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी परचांस। परचांस का मतलब होता है संयोग से, संयोग से या इत्तेफाक से। तो डू यू परचांस ओन ए कॉपी ऑफ शेक्सपियर हैमलेट, क्या संयोग से आपके पास जो है शेक्सपियर की जो हैमलेट है उसकी कॉपी है, तो ये जो है इसका मीनिंग निकलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, परचांस। फिर अगला है, ए पुलिस डिटेक्टिव ऑफन फाइंड्स हिमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ हैविंग टू बिटवीन ए लाई एंड द ट्रूथ। यहाँ पे क्या होगा, एक्सटिंग्विश, डिस्टिंग्विश, फिनिश या लैंग्विश। तो दोस्तों यहाँ पे ए पुलिस डिटेक्टिव, एक पुलिस डिटेक्टिव जो होता है, ऑफन फाइंड्स हिमसेल्फ, अपने आप को अक्सर पाता है, इन द पोजीशन ऑफ, कैसी स्थिति में पाता है, हैविंग टू डैश बिटवीन ए लाई एंड द ट्रूथ। तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना, तो इसको अगर यहाँ पे फिल करेंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं। डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर करना, अंतर करना, और यहाँ पे ये हो सकता है मतलब कि वो ऐसी स्थिति में अपने आप को पाता है, कैसी स्थिति में, अंतर करने की स्थिति में, बिटवीन किसके बीच में, लाई एंड द ट्रूथ, झूठ और सच के बीच में अंतर करने की स्थिति में पाता है कौन, पुलिस डिटेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज डैश द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर ए रग्बी मैच। यहाँ पे क्या होगा, जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यानी कि अपने फ्रेंड्स की तरह जॉन ऑलवेज, यहाँ पे क्या होगा, द परमिशन, परमिशन यहाँ पे आस्क होगा या रिसीव्स होगा या सीक्स। तो दोस्तों परमिशन मांगने के सेंस में जो है सीक्स आ जाएगा यहाँ पे, सीक्स। तो जॉन जो है परमिशन मांगता है ऑफ हिज मदर, अपनी माँ से, बिफोर गोइंग फॉर ए रग्बी मैच, रग्बी मैच के लिए जाने से पहले। तो यहाँ पे जो है ऑलवेज सीक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेज। तो अब आपको ईडियम या फ्रेज दिया गया होगा, उसका मीनिंग आपको बताना है। क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों क्राई वुल्फ का मतलब होता है खतरे की झूठी सूचना देना, खतरे की झूठी सूचना देना। तो यहाँ पे जो है इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला है टू कंडेम, टू कंडेम मतलब होता है निंदा करना, तो ये नहीं होगा। टू प्रेज अलाउड मतलब प्रशंसा करना, ये भी नहीं होगा। टू रेज ए फॉल्स अलार्म, यही इसका राइट आंसर होगा, टू रेज ए फॉल्स अलार्म मतलब खतरे की झूठी सूचना देना। बाकी यहाँ पे क्लेमर दिया गया है, क्लेमर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोलाहल, तो ये यहाँ पे नहीं होगा।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, अब दिया गया है ब्रोकन रीड, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वसनीय व्यक्ति। और ये अविश्वसनीय व्यक्ति किस सेंस में होता है, तो ऐसा व्यक्ति जिस पे भरोसा न किया जा सके, कोई काम दिया गया उस पर ये भरोसा नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इस सेंस में जो अविश्वसनीय व्यक्ति होगा उसको कहते हैं ब्रोकन रीड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब होता है कठोरता, ये यहाँ पे नहीं होगा। और दिया गया टू बी स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होना, ये भी नहीं होगा। वीक और इनइफेक्चुअल पर्सन, कमजोर और इनफेक्चुअल मतलब अप्रभावी, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी टू ब्रेक पीस, शांति भंग करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, वीक और इनइफेक्चुअल पर्सन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है भरोसेमंद व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति, भरोसेमंद व्यक्ति। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन दिया गया है ए रिलायबल पर्सन, और यही इसका राइट आंसर है, ए रिलायबल पर्सन जिस पर भरोसा किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ए कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक काल्पनिक कहानी, एक काल्पनिक कहानी। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी, नहीं होगा, एन इमेजिनरी स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी, और यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर अगला है, ब्रोक ए लेंस विथ, ब्रोक ए लेंस विथ, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विपक्ष में होना, विपक्ष में होना या विरोध में होना, किसी के विरोध में होना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू अपीयर सडनली, अचानक प्रकट होना, टू आर्ग्यू अगेंस्ट यानी कि विरोध में बहस करना, तो यही जो है इसका राइट आंसर है टू आर्ग्यू अगेंस्ट, ऑप्शन बी। बाकी टू बस्ट आउट मतलब फट जाना, नहीं होगा। टू ब्रेक प्रॉमिस, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, दे सैड, उन्होंने कहा, वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे हियर एट द क्लब, हम यहाँ क्लब में हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका इनडायरेक्ट बनाना है, दे सैड, दे सैड, फिर दैट हो जाएगा, दे सैड दैट। और यहाँ पे टेंस देखिए, वी प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी है, वी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट दे है, दे के अनुसार चेंज होगा, तो ये दे आ जाएगा। दे सैड दैट दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे हियर, तो यहाँ पे हियर का जो है इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, देयर हो जाता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया गया है, दे सैड दैट दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे देयर एट द क्लब, तो इसमें कोई एरर नहीं और यही इसका राइट आंसर आएगा। सी में देखेंगे, दे सैड दैट दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे प्ले क्रिकेट आया और यहाँ पे भी प्ले क्रिकेट, जबकि प्लेड होना चाहिए था, पास्ट बनना चाहिए था इसका। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राम आस्क्ड कृष्णा, राम ने कृष्णा से पूछा, वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो कनेक्टर क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टर होता है। राम आस्क्ड कृष्णा वेयर, वेयर ही कनेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे आस्क्ड तो रहेगा ही, राम आस्क्ड कृष्णा वेयर, और यू जो है चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे कृष्णा के अनुसार चेंज होगा, तो ही आ जाएगा, वेयर ही। और ये जो है जब इनडायरेक्ट बनता है इंट्रोगेटिव तो इनडायरेक्ट में अफर्मेटिव हो जाता है, तो ही वो आ जाएगा, ना कि वॉज ही। तो वेयर ही वॉज गोइंग, और दैट डे, टुडे का बन जाएगा दैट डे, तो मेरे ख्याल से ये जो है बिल्कुल राइट आंसर देगा। बाकी इसके अलावा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, राम आस्क्ड कृष्णा एज टू, यहाँ पे एज टू आ गया, राम आस्क्ड कृष्णा वेयर वाज ही गोइंग, यहाँ पे वाज ही कर दिया गया, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आ गया, इसलिए इन दोनों में भी यही है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ही सैड व्हाट ए फूल टॉम इज, उसने कहा
टॉम कितना मूर्ख है। तो यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर व्हाट या हाउ से शुरू होता है तो उस केस में बनाने का तरीका क्या होता है, ही सेड का बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, और फिर जो है यहाँ पे दैट आएगा कनेक्टर, और व्हाट ए फूल टॉम इज, अब जो टॉम है ये सबसे पहले आ जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे ही दिया गया है, टॉम के लिए ही दिया गया है तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम, और इज का बन जाएगा वाज, टेंस तो चेंज ही होगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो टॉम वाज ए बिग फूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हटाते हैं, उसकी जगह पे वेरी या जो है बिग ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। तो अब आपको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है, दिया गया है सी हैज़ फॉलन स्लीप, सी हैज़ फॉलन स्लीप। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैसे तो मतलब होता है कि वो सो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीमोरोन, मतलब विरोधाभास, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एपिग्राम, तो एपिग्राम भी यहाँ पे नहीं होगा। एपिग्राम में मतलब किसी बात को अगर प्रभावशाली तरीके से या जो है मजाकिया तरीके से कहा जाता है तो वहाँ पे एपिग्राम होता है। यूफेमिज्म, और इसके अलावा दिया गया है एक्सक्लामेशन, तो एक्सक्लामेशन भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लामेटरी जैसा कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे यूफेमिज्म हो सकता है। यूफेमिज्म में क्या होता है, जब कठोर शब्द या अप्रिय शब्दों के बजाय थोड़ा कम अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे होता है यूफेमिज्म। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है सी हैज़ फॉलन स्लीप, वो सो गई है, तो यहाँ पे ये दिया गया होगा वो मर गई है उसके लिए, ठीक है। तो वो मर गई है ये कहने में अच्छा नहीं लगता, अप्रिय शब्द है ये, तो उसकी बजाय यहाँ पे कह दिया गया सी हैज़ फॉलन स्लीप, वो सो गई है, तो यहाँ पे इसलिए यूफेमिज्म हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही हो सकता है और कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, यानी कि इंसान जो है कैसा पीस ऑफ वर्क है, यानी कि गॉड के संदर्भ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि गॉड ने कैसा इंसान बनाया है, मतलब किस तरह का काम किया है मैं आदमी को बना करके। तो यहाँ पे जो है क्या आंसर हो जाएगा इसका, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लामेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सक्लामेटरी साइन लगा है, और इस तरह की जहाँ पे बात हो कि मतलब कोई सरप्राइज प्रकट किया जा रहा हो या जो है जॉय प्रकट किया जा रहा हो या एंगर गुस्सा प्रकट किया जा रहा हो, तो जब कोई भाव प्रकट किया जा रहा हो अचानक से, मतलब शब्द या सेंटेंस जो है अचानक से निकल जाए किसी चीज़ को प्रकट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है एक्सक्लामेशन हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, और इसको जो है एक्सक्लामेटरी साइन लास्ट में लगा है, इससे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन हो जाएगा। और ये दो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, और लास्ट में मैंने कुछ और क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच के लिए हैं, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। फिर अगला है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है। तो दिया गया है चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव, तो ये तो अपनी जगह रहेगा। इसके बाद एक्स वाई जेड में आपको देखना है कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव, इसके बाद अगर हम लेते हैं टू व्हाट हैपन्स अराउंड देम एंड आर, चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव टू व्हाट हैपन्स अराउंड देम, यानी कि चिल्ड्रेन जो है संवेदनशील होते हैं किसके प्रति, टू व्हाट हैपन्स अराउंड देम, उनके चारों ओर जो होता है उसके प्रति, एंड आर। यहाँ पे इससे जो है सेंस आपका दिख रहा है कि बन रहा है सेंटेंस का। इसके बाद अगर सेंसिटिव के बाद मान लीजिए वाई को लेते, चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव इंथुजियास्टिक अबाउट वर्किंग ऑन, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। और सेंसिटिव के बाद प्लेज लेते, सेंसिटिव प्लेज दैट रिफ्लेक्ट देयर लाइफ, तो यहाँ भी स्ट्रक्चर जो है सही नहीं बन रहा है, तो यानी कि एक्स जो है इसके बाद आएगा। चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव टू व्हाट हैपन्स अराउंड देम एंड आर, मतलब कि चिल्ड्रेन जो है सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति, जो उनके चारों ओर होता है, एंड आर और क्या होते हैं, और यहाँ पे इसको ले सकते हैं, आर के बाद प्लेज नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एंथुजियास्टिक हो जाएगा, और क्या होते हैं एंथुजियास्टिक होते हैं यानी कि उत्साही होते हैं। अबाउट वर्किंग ऑन प्लेज, किसके बारे में उत्साही होते हैं, काम करने के बारे में, किसमें, नाटक पर, ऑन प्लेज नाटक पर काम करने के बारे में उत्साही होते हैं। दैट रिफ्लेक्ट देयर लाइफ्स, जो उनके जीवन को रिफ्लेक्ट करता है यानी दर्शाता है। तो यहाँ पे सही सीक्वेंस यही हो जाएगा जैसा है एक्स वाई जेड,
XYZ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिया गया है, उसको अगर जरूरत है इम्प्रूव करने की तो इम्प्रूव करना है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर होगा। दिया गया है आई एम डेफिनेटली लेट, मैं निश्चित रूप से लेट हूँ। द बस विल हैव लेफ्ट द बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच देयर, जो बस है वो छूट चुकी होगी बस स्टॉप से बाय द टाइम आई रीच देयर, जब तक कि मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो यहाँ पे जो है इसमें कोई एरर नहीं है, विल हैव लेफ्ट यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हैज हैव होता ही नहीं है। विल बी लीविंग यहाँ पे ना होगा, ना ही विल लीव होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हैविंग हैड इन द यूएसए एम्बेसी फॉर ए लॉन्ग टाइम मिस्टर गुप्ता हैज मेट मेनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, हैविंग हैड, ये जो है बोल्ड पार्ट में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हैविंग हैड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे फॉर ए लॉन्ग टाइम दिया गया है, इसलिए हैविंग बीन होगा। हैविंग बीन इन द यूएसए एम्बेसी फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक यूएसए एम्बेसी में रहने के बाद मिस्टर गुप्ता हैज़ मेट, मिस्टर गुप्ता मिल चुके हैं मेनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, कई प्रमुख व्यक्तियों से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, हैविंग बीन होना चाहिए था यहाँ पे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थियरी। तो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ऑफ एंड ऑन नहीं होगा, बल्कि इसकी बजाय होगा ऑन एंड ऑफ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑन एंड ऑफ। इसका मतलब होता है कभी कभी या रुक रुक कर। तो ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन एंड ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि वो कई सालों से जो है रुक रुक कर या कभी कभी काम कर रहे हैं ऑन दिस थियरी, इस सिद्धांत पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स। तो यहाँ पे फ्यू मोमेंट्स दिया गया है, क्या यहाँ पे ये सही है? तो दोस्तों यहाँ पे फ्यू मोमेंट्स नहीं होगा, आ फ्यू मोमेंट्स होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। फ्यू मोमेंट्स का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, फ्यू मतलब ना के बराबर, फ्यू मतलब ना के बराबर होता है, और आ फ्यू मतलब होता है थोड़ा। तो द गेस्ट स्टूड क्वाइटली मतलब जो मेहमान था वो शांति से खड़ा रहा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कि कुछ देर तक। तो यहाँ पे जो है अ फ्यू मोमेंट्स राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है द रीजन ऑफ हर आउटबस्ट इन द पार्टी इज येट अननोन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रीजन ऑफ नहीं होगा, रीजन के लिए प्रीपोजिशन आती है फॉर, रीजन फॉर समथिंग होता है, तो यहाँ पे रीजन फॉर हो जाएगा। द रीजन फॉर हर आउटबस्ट इन द पार्टी इज येट अननोन, जो उसके गुस्से का कारण है पार्टी में वो अभी तक जो है अननोन है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर देगा। फिर अगला है, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे अब आपको वर्ड दिया गया है, इसका सिनोनिम बताना है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट या जो है गूढ़ या धुंधला। तो यहाँ पे आप बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम बताना है। कंफ्यूजिंग, तो कंफ्यूजिंग भी जो है अस्पष्ट होता है, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी जो है अपीज मतलब क्या होता है? अपीज मतलब होता है मनाना, किसी को रूठ गया है उसको मनाना अपीज कहलाता है, या जो है शांत करना, किसी को शांत करना। और यहाँ पे दिया गया है सर्वाइल, सर्वाइल मतलब क्या होता है? गुलामी का, गुलामी का। ऑब्वियस मतलब, ऑब्वियस मतलब जाहिर या स्पष्ट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कंफ्यूजिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है पैथोस। पैथोस का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है करुणा या दुख, करुणा या दुख। और एक मीनिंग इसका जो है प्रोत्साहन भी होता है। तो यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा? हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब जिसके अंदर हेजिटेशन हो उसको हेजिटेंट बोलेंगे, तो ये नहीं होगा। और रेब्यूक, रेब्यूक का मतलब क्या होता है?
तो दोस्तों रिब्यूक मतलब होता है फटकार या गाली, फटकार या गाली। और सॉरो, सॉरो मतलब क्या होता है, दुख होता है। और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो है क्लमसी मतलब फूहड़ होता है, फूहड़ या अनाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिए गए हैं हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब क्या होता है, धर्म विरोधी, धर्म विरोधी या विधर्मी। तो अब आप इसका जो है बताइए सिनोनिम क्या होगा। फेथफुल मतलब क्या होता है, फेथफुल मतलब होता है कि वफादार। और सैनिक, सैनिक का मतलब होता है मानव द्वेषी, मानव द्वेषी या निंदक। लॉयलिस्ट मतलब भी वफादार होता है। और राइटियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेक या धार्मिक। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो सकता है, इसमें जो है सैनिक इसका राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिए गए हैं कोवेनेंट। कोवेनेंट इसका बताइए क्या होगा सिनोनिम। तो दोस्तों कोवेनेंट का मीनिंग क्या होता है, अनुबंध, अनुबंध या जो है प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिफरेंस मतलब भिन्न, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बॉन्ड, बॉन्ड मतलब भी क्या होता है, अनुबंध। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिवोशन मतलब भक्ति होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का क्वेश्चन दिया गया है। 6 स्क्वायर फेसेस ज्वाइन टू मेक ए क्यूब। 6 स्क्वायर फेसेस मतलब 4 जो है वर्गाकार सतहें ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, एक क्यूब बनाती हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्यूब। एक क्यूब जो है पहले आ जाएगा, एक क्यूब पहले आ जाएगा, इसी में पहले दिए गए हैं। और यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इज या एम या आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ए क्यूब इज मेड बाय ज्वाइनिंग 6 स्क्वायर फेसेस, यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे बताना है सेंटेंस के किस भाग में एरर है। दिया गया ही डिड नॉट गो टू द लाइब्रेरी ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। तो बताइए किस भाग में एरर है। ही डिड नॉट गो टू द लाइब्रेरी ऑन फुट, वो लाइब्रेरी पैदल नहीं गया। ही वेंट देयर बाय द कार, वो वहाँ कार से गया। तो दोस्तों ही वेंट देयर बाय द कार यहाँ पे नहीं होगा, बाय द कार नहीं होगा यहाँ पे। याद रखेंगे गो या कम, आने के संबंध में या जाने के संबंध में या यात्रा करने के संबंध में, ट्रेवल या जो है जर्नी। तो इसके लिए जो है अगर किसी साधन से जाते हैं तो उसके लिए जो है प्रीपोजिशन बाई लगा सकते हैं या इन भी लगा सकते हैं। तो अगर बाई लगाएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बाई लगाएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बाई कार या बस। और अगर इन लगाएंगे तो ए या एन जो है आर्टिकल आएगा, उसके बाद जो है कार या बस जो भी आपको लाना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो बाई के साथ यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए था, और अगर इन होता तो इन के साथ इन ए कार या इन ए बस लग जाता, या इन एन एरोप्लेन ऐसा हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाई कार होगा। किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7। सी असेंडेड टू द थ्रोन यानी कि वो सिंहासन पर बैठी एट द अर्ली एज ऑफ 7। तो दोस्तों यहाँ पे सी असेंडेड के साथ टू नहीं लगेगा, यहाँ पे सी असेंडेड द थ्रोन, टू यहाँ पे फालतू में लगाया गया है, इसकी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। वो सिंहासन पर बैठी, सी असेंडेड द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7 यानी कि 7 वर्ष की कम उम्र में वो सिंहासन पर बैठ गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया है आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में गलती है। आई वॉज शॉक्ड टू हियर, मैं सुन करके शॉक्ड था, दैट हर हस्बैंड कि उसका हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से मर गया। तो दोस्तों एक्सीडेंट से मरने के लिए जो है यहाँ पे ऑफ नहीं आता है, डाइड
इन एक्सीडेंट होना चाहिए था, यहाँ पे डाइड इन एन एक्सीडेंट, ऑफ की जगह इन हो जाता है यहाँ पे। अगर किसी बीमारी से मरते हैं तो उसके लिए ऑफ आता है, ठीक है, और एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो उसके लिए इन आता है। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ दिया गया है द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी एट ऑल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी एट ऑल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द रीजन फॉर हिज फेलियर, उसके फेलियर का कारण है, क्या है, यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा, दैट आएगा। उसके फेलियर का कारण है कि ही डिडंट स्टडी एट ऑल, वो उसने जो है बिल्कुल स्टडी नहीं किया। तो यहाँ पे बिकॉज की बजाय क्या होगा, दैट होगा। किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला है, आवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 7 फ्लोर्स एंड ए रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया ऑफ अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स। तो इसमें बताइए क्या एरर है। दिया गया है आवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस, यानी हमारी ऑफिस बिल्डिंग में है 7 फ्लोर, 7 मंजिल है, एंड ए रेस्टोरेंट, यहाँ पे एंड नहीं होगा, विद ए रेस्टोरेंट हो जाएगा। हमारी ऑफिस बिल्डिंग 7 मंजिल की है, किसके साथ, एक रेस्टोरेंट के साथ, एट द टॉप मतलब टॉप पर एक रेस्टोरेंट है, इन एन एरिया ऑफ अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स, लगभग कितने एरिया में, लगभग 800 स्क्वायर मीटर के एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द सेंटेंसेस करेक्टली। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है जो इन दो सेंटेंसेस को सही तरीके से कंबाइन करता हो। दिया गया है एवरीवन इज लाइंग टू मी, एवरीवन इज लाइंग टू मी, हर कोई मुझसे झूठ बोल रहा है, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट मी, वे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर इसको हिंदी में करते हैं कंबाइन करके, तो एवरीवन इज लाइंग टू मी, सब हर कोई मुझसे झूठ बोल रहा है क्योंकि वे मेरी सुरक्षा चाहते हैं, वे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो है सेंस बनेगा क्योंकि का यहाँ पे। तो एवरीवन इज लाइंग टू मी एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट मी, हर कोई मुझसे झूठ बोल रहा है और वो हमारी सुरक्षा चाहते हैं। तो ये जो है सही सेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है। एवरीवन इज लाइंग टू मी बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट मी, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। हर कोई जो है झूठ बोल रहा है मुझसे क्योंकि वे हमारी सुरक्षा चाहते हैं, वे हमारी सुरक्षा चाहते हैं इसलिए झूठ बता रहे हैं, कोई चीज़ झूठ बता रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षा चाहते हैं। एवरीवन इज लाइंग टू मी बट दे वांट टू प्रोटेक्ट मी, हर कोई जो है मुझसे झूठ बोल रहा है लेकिन वे हमारी सुरक्षा चाहते हैं, तो इससे भी उतना सही सेंस नहीं बनेगा। डी ऑप्शन में दिया गया एवरीवन इज लाइंग टू मी अंटिल, यहाँ पे अंटिल आ गया, यानी कि जब तक कि वे हमारी सुरक्षा चाहते हैं, तो इससे तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। आपको जो है वर्ड दिया गया है डाउन, ये जो है किस ऑप्शन में सही तरीके से यूज किया गया है बताना है। दिया गया है दे सैट डाउन एट द टेबल, वह टेबल पर बैठ गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सैट डाउन, इसमें कोई एरर नहीं है, दे सैट डाउन एट द टेबल सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं, तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी इसके अलावा ही सॉ देम डाउन रोलिंग हर चीक्स, ही सॉ देम डाउन रोलिंग हर चीक्स, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है। ही स्माइल्ड एट हर डाउन, ही स्माइल्ड एट हर डाउन, तो ये भी नहीं सही होगा। दीज डाउन स्टेप सॉरी दीज डाउन स्टीप स्लोप्स वी यूज टू कोस्ट, तो पढ़ने से ही लग रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है लुक, और लुक जो वर्ड है इसमें बताना है किस ऑप्शन में सही तरीके से यूज किया गया है। लेट्स एट लुक दैट, तो लेट्स लुक एट दैट होता तो सही हो जाता, तो ये जो है गलत हो जाएगा। नाउ व्हाट लुक यू स्टार्टेड, नाउ लुक व्हाट यू स्टार्टेड ऐसा होता तो सही हो जाता। नाउ लुक व्हाट यू स्टार्टेड, तो ये भी गलत हो जाएगा। डोंट सो लुक बिट्रेड, डोंट लुक सो बिट्रेड ये होता तो सही होता, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यू लुक रियली टायर्ड, आप जो है सचमुच टायर्ड मतलब थके हुए दिखते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको फिर से जो है फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दिया गया है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसमें बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। वैरायटी यानी विविधता, इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये जो है
जीवन का स्पाइस यानी मसाला होती है, ये जीवन का मसाला होती है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? सिमिली, सिमिली में एज या लाइक जैसे वर्ड आते हैं और ये यहाँ पे नहीं होगा। एंटीथेसिस, इसमें जो है विपरीत सेंटेंस होते हैं, मतलब दो कंट्रास्टिंग फ्रेज या सेंटेंस होते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। मेटाफर, मेटाफर यानी कि रूपक, और यहाँ पे ये इसका राइट हो जाएगा। मेटाफर में क्या होता है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ बोल दिया जाता है, मतलब अगर कोई एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी, तो ए की क्वालिटी बी से मैच करती है, तो ए को डायरेक्टली बी बोल दिया जाता है। इसमें एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं आते हैं, तो वहाँ पे होता है मेटाफर। तो यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी को बोल दिया गया कि वो जीवन का मसाला है, तो इसलिए जो है मेटाफर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आई रियली नीड ए बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट। तो यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? आई रियली नीड ए बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट, मुझे वास्तव में ज़रूरत है ए बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट, यानी कि कुछ शांति की, थोड़ा शांति की जो है मुझे वास्तव में ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? मेटाफर, मेटाफर जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। और यूफेमिज्म, अभी इसकी बात करते हैं। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन मतलब विरोधाभास, तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है। आयरनी मतलब क्या होता है? व्यंग, जहाँ पे जो है कोई ताना मारा जाता है, व्यंग किया जाता है, वहाँ पे होता है आयरनी, तो यहाँ पे आयरनी भी नहीं होगा। यूफेमिज्म, मैंने आपको बताया था यूफेमिज्म में जो है कुछ कठोर शब्दों या अप्रिय शब्दों की जगह थोड़ा सा कम अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे यूफेमिज्म होता है। तो यहाँ पे यूफेमिज्म क्यों होगा? यहाँ पे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे थोड़ा शांति की ज़रूरत है, तो यानी कोई सामने व्यक्ति बैठा है, उससे जाने के लिए कह रहा है। वो सीधे नहीं कह रहा है कि आप यहाँ चले जाओ, वो कह रहा है क्या कि मुझे वास्तव में थोड़ा शांति की ज़रूरत है, तो उससे इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, थोड़ा कम अप्रिय शब्दों में। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यूफेमिज्म। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, लेंड मी योर ईयर, मुझे अपने कान दो। तो यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? हाइपरबोल, तो यहाँ पे नहीं होगा। हाइपरबोल में जो है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। एलिट्रेशन में क्या होता है? इसमें जो है कोई कॉन्सोनेंट साउंड दो या दो से अधिक वर्ड्स में रिपीट होता है, मतलब वर्ड के पहले जो है कोई कॉन्सोनेंट साउंड दो या दो से अधिक वर्ड्स में आता है बार बार। जैसे यहाँ पे एल आया है इसमें, फिर जो है किसी वर्ड में एल आ जाता, तो जो है यहाँ पे एलिट्रेशन हो सकता था, तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी नहीं होगा। और पर्सोनिफिकेशन, तो यहाँ पे नहीं होगा, मानवीकरण। तो यहाँ पे मेटोनिमी राइट आंसर हो जाएगा। मेटोनिमी में क्या होता है? इसमें जो है किसी चीज़ के नाम को दूसरा नाम दे दिया जाता है, जिससे वो निकटता से संबंधित होता है। तो अब यहाँ पे जो है आप लेंड मी योर ईयर, इसका मतलब क्या है? मुझे अपने कान दो। और ये कहा किस लिए जा रहा है? यानी कि सुनो, ध्यान से सुनो, उसके लिए कहा जा रहा है। तो जो कान है वो सुनने से संबंधित है, तो यहाँ पे इस बात को दूसरे तरीके से कह दिया गया, मुझे अपने कान दो। तो ये इसलिए जो है यहाँ पे मेटोनिमी हो जाएगा। और कोई ऑप्शन मैच भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि किंग के लिए यूज कर लिया जाता है द क्राउन, तो किंग जो है क्राउन से यानी ताज से जो है निकटता से संबंधित होता है, तो इसलिए जो है किंग की जगह क्राउन यूज कर लिया जाता है। और जजेस के लिए जो है बेंच यूज कर लिया जाता है, जजेस ने अपना फैसला सुनाया या जो है बेंच ने अपना फैसला सुनाया, तो जजेस के लिए द बेंच यूज कर लिया जाता है। तो एक नाम को दूसरा नाम दे दिया जाता है जिससे वो निकटता से संबंधित होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? मेटोनिमी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मेटोनिमी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तो अब आपको दिए गए हैं क्लोज टेस्ट, इसमें जो है ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर्स नहीं टाइप हो पाया है। तो ये जो है 46 नंबर है, यहाँ 47 है, और यहाँ 48 है, और यहाँ जो है 49 हो जाएगा, यहाँ 50। इसके लिए हर ब्लैंक स्पेस के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको फिल करना है, क्या फिल करा जाएगा यहाँ पे। तो इसको जो है इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप एक बार पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको पहले पूरा पढ़ लेंगे और फिर जो है इसको जो है करेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कहाँ पे क्या फिल करना है। तो यहाँ पे पहले इसको मैं पढ़ता हूँ। द वूली मैमथ वॉज ए वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल, यानी कि जो ऊनी मैमथ था वो बहुत ही विशाल हाथी के जैसा मैमल यानी स्तनपायी था। दैट लिव्ड ऑन अर्थ, वो धरती पर रहता था। सेवरल थाउजेंड ईयर्स, और फिर डैश है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेवरल थाउजेंड ईयर्स,
पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं साथ में करते हुए चल रहा हूँ। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए एक बार, फिर जो है एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं यहाँ पे साथ में आपको करा दूंगा। तो सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो हो जाएगा। ठीक है, एगो से ही यहाँ पे सही, मतलब एगो ही यहाँ पे आ सकता है, सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे होगा। तो एक मैमथ एलिफेंट लाइक स्तनपायी रहता था पृथ्वी पर कई साल पहले, सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो, यहाँ पे एगो हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला दिया गया है, सम मैमथ्स ग्रू टू बी 4 मीटर्स। कुछ मैमथ्स जो है ग्रू टू बी, बड़े हो गए थे 4 मीटर्स। 4 मीटर्स क्या होगा यहाँ पे, लोफ्टी, लो या हाई या ह्यूज। तो 4 मीटर लो तो नहीं हो सकता यहाँ पे, ना ही ह्यूज हो सकता है। लोफ्टी मतलब भी ऊंचा होता है, लेकिन यहाँ पे हाई जो है ज़्यादा सही होगा। ठीक है, सम मैमथ्स ग्रू टू बी 4 मीटर्स हाई, मतलब 4 मीटर तक ऊंचे हो गए थे कुछ मैमथ्स। एंड द लार्जेस्ट वेड ऑलमोस्ट 9 टन्स, और जो सबसे लार्जेस्ट वेट मतलब सबसे वजन वाला जो था वो लगभग कितना था, 9 टन्स, 9 टन का था। डैश मेल एंड फीमेल मैमथ्स हैड वेरी लार्ज टस्क एंड वॉक्ड। तो यहाँ पे डैश की जगह ऑप्शन दिया गया है आइदर, ईच, एवरी या बोथ। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है मेल एंड फीमेल दिया गया है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बोथ आना चाहिए। तो बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि दोनों, मेल और फीमेल दोनों जो है, दोनों मैमथ्स हैड वेरी लार्ज टस्क, उनके पास बहुत लंबे दांत होते थे। एंड वॉक्ड, और वो चलते थे। वॉक्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर, ऑन, ओवर, इनटू। तो आगे पढ़ेंगे एवरी कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे जो है सबसे अप्रोप्रिएट होगा वॉक्ड ऑन, वॉक्ड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, यानी कि हर महाद्वीप पर चलते थे। तो यहाँ पे वॉक्ड ऑन हो जाएगा, 49 का ऑन हो जाएगा, इसका हो गया बोथ, और यहाँ पे एगो, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। वॉक्ड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, हर महाद्वीप पर चलते थे, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बजाय, और फिर दिया गया साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंड, बट, और या ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है आना चाहिए एंड, 2 महाद्वीप है, तो किसके बजाय, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बजाय वो जो है हर महाद्वीप पर चलते थे। सैडली दीज जायंट क्रिएचर्स बिकेम एक्सटिंक्ट। सैडली मतलब दुख की बात है, ये जो जायंट क्रिएचर्स मतलब विशालकाय प्राणी हुआ करते थे, बिकेम एक्सटिंक्ट मतलब कि वो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 50वें में हो गया एंड। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।